हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन सीरीज। सो आज हम डिस्कस करेंगे बचे हुए कुछ पीवाईक्यूज को। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स माइट इंडिकेट ए स्टूडेंट विद लो मेंटल एबिलिटीज। लो मेंटल एबिलिटीज के जो बच्चे हैं, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चे हैं, उनमें इनमें से कौन सा बिहेवियर जो है ऑब्जर्व होता है, फिर कौन सा बिहेवियर देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सेलिंग इन एकेडमिक अचीवमेंट्स। देखिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबल से ग्रसित बच्चे में जो है वो एकेडमिक उसकी अचीवमेंट्स कम होंगी, वो ज्यादा नहीं होंगी, उसमें वो एक्सेल नहीं करेगा, यानी कि जो उसका शैक्षिक सत्र है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन क्लासरूम एक्टिविटी। ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रसित है, जिसके कारण उसकी हो सकता है सोशल इंटरेक्शन में कमी हो सकता है उसकी लैंग्वेज एक्विजिशन में कमी हो, जिसके कारण वो अपनी क्लासरूम की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ना कर पाए या फिर उनमें पिछड़ भी सकता है। थर्ड ऑप्शन इज डिस्प्लेइंग स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या फिर लो मेंटल एबिलिटी से ग्रसित बच्चे में कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, क्योंकि वो क्लास के दूसरे जो उसके सहपाठी हैं उनके कंपैरिजन में काफी पिछड़ा हुआ होता है शैक्षिक सत्र की अगर बात करें। ऑप्शन नंबर 4 इज फ्रिक्वेंटली फॉरगेटिंग लर्नड इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो उसने इन्फॉर्मेशन याद की है, जो उसने इन्फॉर्मेशन एक्वायर की है, उनको बार बार भूल जाना। सो ये बिहेवियर होगा जो आईडी के बच्चों में देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट स्किल इज पार्टिकुलरली डिफिकल्ट फॉर इंडिविजुअल विद ऑटिज्म मेकिंग इट हार्ड फॉर देम टू लिव इंडिपेंडेंटली। ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे में इनमें से कौन सी डिफिकल्टी देखने को मिलती है, और उस डिफिकल्टी के कारण उसको अपने जीवन व्यापन करने में दिक्कत होगी। सो फर्स्ट ऑप्शन इज सोशलाइजिंग, सेकंड ऑप्शन इज कुकिंग, थर्ड ऑप्शन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्लानिंग, एंड फोर्थ ऑप्शन इज ड्राइविंग। देखिए, ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे में कहीं ना कहीं सोशल इंटरेक्शन और उसके लैंग्वेज स्किल्स में, उसके आई कांटेक्ट में कमी देखने को मिलती है, जिसके कारण वो चीज़ों को प्लान नहीं कर पाएगा। अगर उसने चीज़ों को प्लान कर भी लिया तो वो उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, या फिर उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिक्कत होगी। सो इसका आंसर होगा 3, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्लानिंग। Question number 3 is what type of assessment is used to evaluate a student's understanding during the learning process and provide feedback for improvement। इम्प्रूवमेंट के लिए फीडबैक प्रोवाइड करना और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग देखना या फिर बच्चे की समझ देखना इवेल्युएशन की प्रोसेस के दौरान, इनमें से किस टाइप के असेसमेंट में ये चीजें देखी जाती हैं। सो इसका आंसर होगा सेकंड, फॉर्मेटिव असेसमेंट। Question number 4 is which statistical test is used to determine if there is a significant difference between the means of two independent group। यानी कि दो इंडिपेंडेंट ग्रुप के मीन में, यानी कि एक ग्रुप है इंडिपेंडेंट और दूसरा ग्रुप है, और पहले ग्रुप का कोई मीन x है और दूसरे ग्रुप का मीन आ गया मान लीजिए y, उनके बीच में जो डिफरेंस होगा, यानी कि x माइनस वाई, एक्स और y के बीच के डिफरेंस को जानने के लिए इनमें से किस स्टैटिस्टिकल टेस्ट का यूज हुआ है। इसमें आंसर होगा फोर्थ, टी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट फ्रिक्वेंटली ओकरिंग वैल्यू इन ए डाटा सेट। एक सेट के अंदर जो सबसे ज्यादा बार कोई अगर नंबर या फिर अगर कोई वैल्यू रिपीट हुई है तो उसको क्या बोलेंगे, वो सिंपली उसको हम मोड बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज What is the study of how individual words are combined to create sentences known as। वर्ड्स को कंबाइन करके सेंटेंस बनाने की स्टडी को हम क्या बोलते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स का मतलब है वर्ड्स को यूज करना अपने इन्वायरमेंट में या फिर अपनी डेली लाइफ में। सिंटेक्स का मतलब है वर्ड्स को कंबाइन करके सेंटेंस बनाना। सो इसका आंसर होगा सेकंड, सिंटेक्स। सिमेंटिक्स का मतलब है अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो हमने सेंटेंस बनाया है उसको समझना। सो सिमेंटिक्स इज बेसिकली रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग। एंड फोनेटिक्स या फिर क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज अ की एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी इंस्ट्रक्शन इन लैंग्वेज क्लासरूम्स। देखिए, लैंग्वेज क्लासरूम में यानी कि भाषा की क्लास में, यानी कि अगर हम क्लासरूम में भाषा सिखा रहे हैं तो इनमें से सबसे अच्छा इंस्ट्रक्शन या फिर इनमें से सबसे अच्छा टेक्निक कौन सी होगी इन चारों ऑप्शंस में से। फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोवाइडिंग मिनिमल एक्सप्लेनेशन एंड लिमिटेड मॉडलिंग। देखिए, ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि मिनिमल एक्सप्लेनेशन, किसी चीज को सिखाते वक्त हम कम से कम एक्सप्लेन करेंगे उस चीज के बारे में। सो ये एस्पेक्ट सही नहीं है। सेकेंड ऑप्शन इज इग्नोरिंग स्टूडेंट्स इफेक्ट, मोटिवेशन एंड
कोग्निशन, बच्चे का जो मोटिवेशन है या फिर जो उसका IQ है, उसकी जो कोग्निटिव एबिलिटी है, उसको इग्नोर करना, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। थर्ड इज अवॉइडिंग स्कैफोल्डिंग प्रैक्टिस एंड टास्क कंप्लीशन सपोर्ट, जो हम बच्चे को टास्क कंप्लीट करने के लिए जो सपोर्ट देते हैं उसको अवॉइड करना, ये ऑप्शन भी गलत है। सो इसका आंसर होगा फोर्थ, टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर टेकिंग चार्ज ऑफ टास्क एंड सिचुएशंस, टास्क और सिचुएशंस के हिसाब से जो है टीचिंग स्ट्रेटजी को लेके चलना, इसका आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। Question number 8 is, why is having a shared semantic base important for effective communication? Effective communication को देखते हुए shared semantic base क्यों जरूरी है? सो इसका आंसर होगा थर्ड, इट फैसिलिटेट सोशल इंटरेक्शन एंड क्लियर कम्युनिकेशन। देखिए कहीं ना कहीं इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करी गई है। कम्युनिकेशन यानी कि एक दूसरे से बातचीत करते वक्त जो हम आदान प्रदान करते हैं अपने वर्ड्स का, अपने थॉट्स का, उसका सिमेंटिक बेस के हिसाब से जो है सोशल इंटरेक्शन और क्लियर कम्युनिकेशन इसका जो है सुटेबल आंसर होगा। Question number 9 is, which teaching method emphasizes student-centered learning, where the instructor act as a facilitator rather than a lecturer? देखिए इनमें से कौन सा मेथड है जो कि स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है, और उस मेथड में जो है जो टीचर है वो फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रेडिशनल टीचिंग। देखिए ट्रेडिशनल टीचिंग जो है वो टीचर सेंटर्ड मेथड है। इसमें जो है टीचर बच्चों को लेक्चर देगा, बच्चे जो है पैसिवली टीचर की कही गई बातों को या फिर उनके ज्ञान को पैसिवली ग्रहण करेंगे, बच्चों का इनमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भी इसी तरीके से, और लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन भी जो है वो लेक्चरर बेस्ड या फिर टीचर सेंटर्ड मेथड है। सो इसका आंसर होगा फोर्थ, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जो कि एक स्टूडेंट सेंटर्ड है और इसमें जो टीचर जो है वो फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इसका आंसर होगा। Question number 10 is, what is big challenge for young adults with disabilities like autism syndrome disorder when it comes to becoming adults? देखिए जो यंग एडल्ट्स हैं, जो डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं या फिर जो ऑटिज्म से ग्रसित हैं, उनके लिए एक एडल्ट के रूप में सबसे बड़ा चैलेंज इनमें से क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज लर्निंग न्यू थिंग्स, सेकंड ऑप्शन इज गोइंग आउट विद फैमिली, थर्ड ऑप्शन इज मेकिंग फ्रेंड्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज फाइंडिंग अ जॉब। देखिए क्वेश्चन के अनुसार इन्होंने यंग एडल्ट्स विद डिसेबिलिटीज के बारे में पूछा, यानी कि जो वयस्क हैं और वो वयस्क डिसेबिलिटी से ग्रसित है, उनके लिए मेन चैलेंज क्या होगा? देखिए उनके लिए मेन चैलेंज होगा कोई एक जॉब फाइंड करना, क्योंकि वो ऑलरेडी एडल्ट हैं और इस एज में जो है सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो नॉर्मल जो इंसान है उसकी लाइफ में, या फिर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी या फिर एडल्ट विद डिसेबिलिटी के लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फाइंडिंग अ जॉब या फिर वोकेशनल स्किल्स से रिलेटेड। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर, फाइंडिंग अ जॉब।